हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। बेटा, आज के वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। होपफुली आप लोगों ने टेस्ट अच्छा किया होगा। अगर इसमें फिर भी किसी क्वेश्चन को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो से आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कह रहा है मोमेंटम, यहां मोमेंटम का नाम उन्होंने लिया है मोमेंटम p, एरिया ए एंड टाइम t आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। जहां पे हम m l t इन सबको फंडामेंटल की तरह से लेते हैं, उसी के जगह पर अगर मोमेंटम को, एरिया को और टाइम t को फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह से ट्रीट करें तो हमसे पूछा गया है डायमेंशनल फार्मूला कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो देखो बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों को पता करना है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों को पता करना। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को जनरली हम लोग ईटा से दिखाते हैं। इसका डायमेंशनल फार्मूला पता करना इन टर्म ऑफ पी, ए एंड टी। मैंने मान लिया डायमेंशनल फार्मूला कुछ ऐसे बन रहा है, p की पावर x एंड यहां पर एरिया की पावर y और बेटा टाइम की पावर z, ऐसा कुछ मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद हम दोनों साइड का डायमेंशन लिखेंगे। जहां तक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात है बच्चों, एक फार्मूला होता है F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। एक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला अगर हमें निकालना हो तो हम कहेंगे F का डायमेंशनल फार्मूला 6 पाई का कोई डायमेंशन है नहीं, डिवाइडेड बाई R इंटू वी का डायमेंशनल फार्मूला R का इंटू वी का। तो इसको जरा यहाँ रफ कर लेते हैं, निकाल के देखते हैं आएगा कितना। फोर्स के लिए हो गया m l t पावर -2, R के लिए हो गया l और v के लिए हो गया बेटा l t पावर -1। यहाँ एक l कैंसिल हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ के अंदर आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा m l की पावर -1 t की पावर -1, ऐसा कुछ आएगा सॉल्व करने पर। तो यहाँ के अंदर बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए आ गया m l की पावर -1 t की पावर -1। अब रहा सवाल p, यहाँ जो है बेटा, p को उन्होंने लीनियर मोमेंटम बोला है। लीनियर मोमेंटम अगर p है तो p का डायमेंशनल फार्मूला p की पावर x है। लीनियर मोमेंटम का मतलब हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ के अंदर हो जाएगा m l t पावर -1। ये लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन हो गया, की पावर क्या लगानी है x। एरिया का डायमेंशन बड़ा सिंपल सा है, l की पावर 2 हो जाएगा। दिस मच की पावर y, t फॉर टाइम, और यहाँ टाइम के लिए कैपिटल T ही यूज होगा, की पावर z। इसको थोड़ा छोटा बनाएं तो ये हो जाएगा आपके पास m l की पावर x यहां से आएगा, l की पावर 2y यहां से आएगा, तो यहां के अंदर हो गया l की पावर x प्लस 2y और t की पावर -x और यहां से प्लस z, ऐसा कुछ इक्वेशन बना। अब हम दोनों साइड को बच्चों कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके यहाँ 3 इक्वेशन बनाएंगे और 3 इक्वेशन को सॉल्व करके x y z की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ अगर हम कंपेयर करें बच्चों, अगर यहाँ पर थोड़ा सा कंपेयर किया जाए तो देखते हैं क्या मिलेगा। पहला इक्वेशन हमें मिलेगा इधर से, देखिए इधर m की पावर क्या था, यहाँ शायद छूट गया है, m की पावर यहाँ के अंदर x। ठीक है, m की पावर x, इधर m की पावर क्या है 1, यानी सीधे सीधे हम देख सकते हैं x इक्वल टू यहाँ पर आ गया 1, एक जवाब मिल गया। यानी जो आंसर होगा उसमें p की पावर 1 आना चाहिए। p की पावर 1 यहां भी है, यहां भी, चारों ऑप्शन में है। अब देखें यहां के अंदर बच्चों x प्लस ऑफ 2y, x प्लस ऑफ 2y, इधर देखें l की पावर x प्लस ऑफ 2y, इधर l की पावर क्या है -1, यानी x प्लस 2y इक्वल टू -1 हो गए। और यहां के अंदर बच्चों इधर देखा जाए, यहीं से x की वैल्यू रख लेते हैं, 1 प्लस ऑफ 2y इक्वल टू -1, यानी y की वैल्यू यहाँ के अंदर -1 यानी -2, 2y इक्वल टू आ गया -2, यानी y की वैल्यू बेटा हो गया -1। ठीक है, अब चलते हैं z निकालने के लिए। t का पावर राइट हैंड साइड में देखें तो -x प्लस ऑफ z है। ठीक है बेटा, यहाँ -x प्लस ऑफ z है
और लेफ्ट हैंड साइड में t की पावर -1 है, ये हो गया आपके पास -1 प्लस आप z इक्वल टू -1, यानी z की वैल्यू यहां के अंदर क्या आ जाएगा 0। तब मिला जुला के मामला स्पष्ट है कि x के जगह पे 1 आना चाहिए जो कि इसमें आ रहा है, y के जगह पर x की जगह पर बच्चों कितना आना चाहिए 1, इसके जगह पे 1, y की जगह पे कितना आना चाहिए, y के जगह पर आना चाहिए -1 और t की जगह पे क्या आना, z की जगह पे क्या आना चाहिए, z की जगह पे आना चाहिए 0। तो ऐसा हमें इक्वेशन मिल रहा है ऑप्शन ए में। तो यहाँ के लिए पहले क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आ जाएगा बेटा यहाँ के अंदर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये रहा अगला सवाल, हमसे कहा गया इफ यल सी एंड आर द इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द डायमेंशन ऑफ टाइम। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको निकलवाया है पढ़ाते वक्त यल बाई आर, इसके अलावा आर इंटू सी, इसके अलावा स्क्वायर रूट के अंदर बेटा यल इंटू सी, यहां पर यल बाई आर, आर सी स्क्वायर रूट के अंदर यल सी। ये तीन ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशन निकाला जाए तो इन तीनों का डायमेंशन यल बाई आर, आर सी और स्क्वायर रूट के अंदर यल सी, इन तीनों ही का डायमेंशन बच्चों टाइम के डायमेंशन के सिमिलर आता है। तो यहाँ स्क्वायर रूट यल सी हो, यहाँ यल बाई आर हो, आर सी हो, यहाँ पर भी डायमेंशन टाइम के सिमिलर, यहाँ भी टाइम के सिमिलर, यहाँ भी टाइम के सिमिलर। सवाल पूछा है कि कौन सा ऐसा है जिसका डायमेंशन टाइम के सिमिलर नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी ऐसा होगा, यल बाई सी का डायमेंशन कुछ और होगा ना कि टाइम का डायमेंशन होगा। तो यहाँ के लिए बच्चों जो करेक्ट चॉइस हो गया वो हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें सब लोग अगला सवाल बच्चों, यहां पे अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। कहा गया मैच द लिस्ट, यहां मैच कराने के लिए बोला गया है। देखिए ये सवाल कोई सा है, इसमें मैच कराने की बात कही गई है बच्चों। देखो यहां लेफ्ट कॉलम में क्वांटिटीज दिए गए हैं और राइट में उसके डायमेंशंस दिए गए हैं। तो पहला जो क्वांटिटी है बेटा यहां के लिए, पहला जो क्वांटिटी है आप लोग देख सकते हो टार्क। टार्क का डायमेंशन एनर्जी के सिमिलर होता है, यानी यहां का जो बच्चों मेल होगा वो यहां कहीं से होगा, ml2t⁻²। एनर्जी का डायमेंशन यही होता है जो कि टार्क के सिमिलर होगा। तो ये का पेयरिंग बनेगा थर्ड से, ये का पेयरिंग थर्ड से बनेगा, पहले ऑप्शन में दिखा और डी में दिखा, यानी ये दोनों तो होने नहीं। फिर मैं जाऊंगा अगले के पास इंपल्स। इंपल्स का डायमेंशन और लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन सेम होता है। इंपल्स फोर्स इनटू टाइम एफ इनटू डेल्टा टी के बराबर होता है। इसका डायमेंशन बच्चों लीनियर मोमेंटम के सिमिलर आता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यहां इसका मेल होगा बच्चों ऑप्शन फर्स्ट से। किलोग्राम मतलब एम, मीटर मतलब यल, पर सेकेंड का मतलब टी की पावर -1। तो इन दोनों में बी का मेल होगा फर्स्ट से, यानी यहाँ पे पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाकी यहाँ खोजे ना खोजे ऑप्शन यहां से फिल्टर हो गया। करेक्ट चॉइस हमारे पास हो गया ऑप्शन ये। आप चाहो तो बाकी को भी यहाँ चेक करके देख सकते हो, जैसे टेंशन। टेंशन बेसिकली एक फोर्स होता है और यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन ml⁻²। यहाँ का मैचिंग होगा बच्चों यहाँ फोर्स से, जो कि यहाँ पर हो रहा है। अगला हमारे पास बच रहा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ ml⁻²/L हो जाएगा, L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ mt⁻², जो कि यहाँ मैच हो रहा है। तो करेक्ट मैचिंग यहाँ पर पर्टिकुलर इस सवाल के लिए आ गया बच्चों ऑप्शन ये। ठीक है, ऑप्शन ये यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर बच्चों अगला सवाल जो हमारा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सब लोग क्वेश्चन नंबर 4 में एक इक्वेशन उन्होंने हमें दिया है। वो इक्वेशन बेटा कुछ ऐसे लिखा हुआ है, P इक्वल टू अल्फा बाई बीटा, अल्फा बाई बीटा लॉगरिथम जिसकी की बेस E है, और यहां के अंदर लिखा हुआ बच्चों KT डिवाइडेड बाई बीटा इंटू एक्स।
आगे वो मेंशन कर रहे हैं जहां पे अल्फा बीटा कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, और यक्स को बोला गया यहाँ डिस्टेंस है, यक्स को यहाँ डिस्टेंस बोल दिया गया जो यक्स लिखा है, अल्फा बीटा को कांस्टेंट बोल दिया गया है। कहा गया है कि यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और स्मॉल टी जो दिया है वो टेम्परेचर को बता रहा है, तो हमसे कहा देन डायमेंशन ऑफ अल्फा, और एक चीज और बताया है, पी को एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी बताया गया है। ये बेटा जो पी है ना ये डायमेंशन लेस है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी डायमेंशन लेस होगा। राइट हैंड साइड अगर डायमेंशन लेस होगा, ये भाई साहब तो पहले से डायमेंशन लेस है। लॉग समथिंग, टेन समथिंग, माफ करिएगा, लॉग समथिंग में अगर कोई चीज है तो डायमेंशन लेस होगा, साइन समथिंग, कॉस समथिंग, टेन समथिंग, ये सारी चीजें डायमेंशन लेस होती हैं, ई की पावर समथिंग, ये सब चीजें डायमेंशन लेस होती हैं। तो ये पूरा का पूरा ये जो घेरा हुआ पार्ट है बच्चों ये डायमेंशन लेस हो गया। अब मैं लॉग के अंदर अगर जाऊं तो ये जो लॉग के अंदर पार्ट लिखा होता है ये भी डायमेंशन लेस होता है, के टी डिवाइडेड बाई बीटा इंटू एक्स, ये डायमेंशन लेस होगा। मतलब अगर मैं इसका डायमेंशन लिखूं तो ये डायमेंशन लेस चीज होगा, यहां पर 1 लिख सकते हैं या लिख सकते हैं m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0। देखो यहां पर बच्चों बीटा का डायमेंशन हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं, तो बीटा का जो डायमेंशन होगा बच्चों दिस विल बी हियर k का डायमेंशन इंटू t का डायमेंशन, k का डायमेंशन इंटू t का डायमेंशन डिवाइडेड बाई x का डायमेंशन, यही बीटा के डायमेंशन के सिमिलर आ जाएगा बेटा। बीटा का डायमेंशन ये तो डायमेंशन लेस था, इससे टकराने पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं, k का डायमेंशन इंटू t का डायमेंशन अपॉन x का डायमेंशन। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ k का डायमेंशन k ठहरा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, k ठहरा बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका डायमेंशन कुछ ऐसे आता है m l2 t पावर -2 और थीटा की पावर यहां के अंदर आ जाता है -1, और टेम्परेचर के लिए डायमेंशन हम लोग लिखेंगे थीटा की पावर 1, यहां के अंदर आ गया थीटा की पावर 1 आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों दिस मच इज डिवाइडेड बाय x का डायमेंशन, x यहां डिस्टेंस दिया है तो इसका डायमेंशन क्या हो गया l, यहां पर आ जाएगा m l2 t पावर -2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और एक l भी ऊपर नीचे से कैंसिल हो रहा है। अगर बच्चों एक l ऊपर नीचे से कैंसिल होगा तो यहाँ फाइनल आंसर में हमारे पास आएगा m l t पावर -2, ये इसका जवाब होगा, बीटा का डायमेंशन हुआ। अब देखो बेटा ये जो भाई साहब है ये तो डायमेंशन लेस है, और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड भी डायमेंशन लेस, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन लेस है तो राइट हैंड साइड भी डायमेंशन लेस होगा। इसका मतलब ये तो डायमेंशन लेस ऑलरेडी है, ये भाई साहब भी डायमेंशन लेस होने चाहिए। अगर ये डायमेंशन लेस होगा बेटा, अल्फा बाई बीटा अगर डायमेंशन लेस है, ये चीज अगर डायमेंशन लेस है तो ये तभी पॉसिबल है जब अल्फा का डायमेंशन बीटा के सिमिलर आए, बीटा के जैसा आए। तो यहाँ जो अल्फा का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन बीटा का भी होगा और वही होगा m l t पावर -2। ऑप्शन देखिए कौन सा मैच कर रहा है, m l t पावर -2, यहाँ करेक्ट मैचिंग है ऑप्शन सी। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बच्चों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ऑप्शन सी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल ये बेटा वर्नियर कैलिपर से, यहां पर अगला सवाल बच्चों वर्नियर कैलिपर से है। यहां पर एक स्ट्रक्चर बना के दिया गया है, यहां लिखा है एमएस, एमएस इन दी सेंस मेन स्केल रीडिंग, और यहां के अंदर लिखा वीएस, वीएस इन दी सेंस वर्नियर स्केल। ये मेन स्केल ये है और ये क्या है वर्नियर स्केल। अब देखो जब किसी चीज को मीजर करना रहा होगा, जब किसी डायमेंशन को मीजर करना रहा होगा तो वर्नियर स्केल को आगे बढ़ाया गया होगा। ठीक है, वर्नियर स्केल को आगे बढ़ाया गया होगा, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो वर्नियर स्केल पे कितना आगे बढ़ा, 0 1 2 3 4 5 5, तो मेन स्केल रीडिंग जो यहां के अंदर आएगा 5 के बाद 6 है, लेकिन उससे पहले इसका 0 आ गया, देखिए यहां पर। तो मेन स्केल रीडिंग ये जो 5 है ना बेटा, ये कहलाएगा यहां के अंदर मेन स्केल रीडिंग, मैंने पढ़ाते वक्त आपको समझाया है। और यहां पे
बच्चों इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग ये हुआ। बाकी वर्नियर स्केल रीडिंग अब मैं इधर देखूंगा वर्नियर का कौन सा स्केल, कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा। तो देखो ये वाला तो कोइंसाइड नहीं कर रहा था, ये वाला भी नहीं कर रहा, ये वाला एग्जैक्टली कोइंसाइड यहां आके हुआ। तो गिनो जरा 0 1 2 3 4, यानी यहां पर वर्नियर स्केल का चौथा डिवीजन मेन स्केल के किसी पर्टिकुलर डिवीजन को एग्जैक्टली कोइंसाइड कर गया है, तो यही आपका कहलाएगा वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, हमसे उन्होंने पूछा है इफ 9 पार्ट ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद द 10 पार्ट ऑफ द वर्नियर स्केल, यानी कि 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी कि बेटा यहां 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू हो जाएगा 9/10 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन। बच्चों यहां पर लीस्ट काउंट पहले निकाल लेते हैं। लीस्ट काउंट जो हमारे पास होगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन एक बार लिख देते हैं 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी। 1 वीएसडी इक्वल टू 9/10 टाइम्स ऑफ एमएसडी। यहां के अंदर आ गया 9/10 टाइम्स ऑफ एमएसडी। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आ जाएगा 1/10 टाइम्स ऑफ एमएसडी। ऐसे 1/10 टाइम्स 1/10 इंटू मेन स्केल डिवीजन का जो लेंथ है, मेन स्केल डिवीजन का बेटा यहां पर जो लेंथ है वो देखिए कितना दिया है यहां के अंदर शोन इन दी फिगर। यहां पर 1-1 मिलीमीटर का ये स्लॉट रहा होगा जैसा कि ऑप्शन मिलीमीटर में है, और एक बार यहां पढ़े कहा गया है, देखिए यहां 1 सेंटीमीटर इंडिकेटेड है। ऐसे 1 2 3 4 5 यहां पर बराबर बराबर 10 पार्ट में 1 सेंटीमीटर का पार्ट बटा हुआ है। इसका मतलब एक डिवीजन 1 मिलीमीटर का रहा होगा, तो 1 एमएसडी इक्वल टू 1 मिलीमीटर। यहां पर बच्चों इसका मतलब लीस्ट काउंट जो यहां के लिए आएगा हो जाएगा 1/10 टाइम्स ऑफ 1/10 मिलीमीटर। अब देखो हमसे कहा कि रीडिंग क्या होगा, तो यहां के अंदर जो रीडिंग आएगा, रीडिंग निकालेंगे बेटा। रीडिंग का फॉर्मूला होता है, मैं थोड़ा यहां जगह बना लूं, तो रीडिंग का इक्वेशन होता है कुछ इस तरह से। इसको थोड़ा मैं जगह क्रिएट कर देता हूं। देखो जब हम रीडिंग निकालने के लिए जाएंगे बेटा तो ऐसे कहेंगे रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस ऑफ वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है बच्चों, इनटू लीस्ट काउंट माइनस ऑफ जीरो एरर। देखो इस सवाल में जीरो एरर का नाम कहीं नहीं लिया तो इसको इग्नोर करेंगे। मेन स्केल रीडिंग जो यहां पर है साफ साफ दिख रहा है 5 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल रीडिंग जो यहां पे साफ साफ दिख रहा दैट इज 4। लीस्ट काउंट अभी अभी हमने निकाला 1/10, तो यहां के अंदर आ गया 5 प्लस ऑफ 0.4 दैट मीन्स 5.4 मिलीमीटर। यहां के लिए जो करेक्ट जवाब होगा बच्चों 5.4 मिलीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखें बहुत छोटा सा बहुत सिंपल सा सवाल है। कह रहा है लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट बेटा यहां पर मेन स्केल का, ध्यान से सवाल को पढ़े, मेन स्केल का, ये नहीं कहा कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, वो कह रहा है मेन स्केल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। यानी मेन स्केल के ऊपर जो स्लॉटिंग हुई होगी ऐसे यहां पर बच्चों कम से कम दूरी नापने वाली ये 1 एमएसडी दिस विल बी इक्वल टू 1 मिलीमीटर, ऐसा कह रहा है। मेन स्केल पर जो लीस्ट काउंट है, यानी मेन स्केल पर जो सबसे छोटी दूरी मेन स्केल पर ली जा सकती है वो 1 मिलीमीटर है। 4 पार्ट ऑफ द मेन स्केल कोइंसाइड्स विद द 5 पार्ट ऑफ द वर्नियर स्केल। इसका मतलब ये हुआ 5 वर्नियर स्केल डिवीजन विल बी इक्विवेलेंट टू 4 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन। यानी कि बेटा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा वो होगा 4/5 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन। ये इस तरह से बच्चों सिचुएशन बनेगा। लीस्ट काउंट पूछा गया, लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 एमएसडी माइनस ऑफ 1 वीएसडी। यहां पे 1 एमएसडी
और 1 VSD के जगह पर हम लिख सकते हैं 4/5 टाइम्स ऑफ MSD। ये हो गया 4/5 टाइम्स ऑफ MSD। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 - 4/5, यानी कि बेटा ये हो गया 1/5 टाइम्स ऑफ MSD। अब मेन स्केल डिवीजन का जो लेंथ है वो हमको दिया गया 1 मिलीमीटर, यानी कि 1/5 मिलीमीटर बेटा इसका आंसर होगा। 1/5 मिलीमीटर का मतलब 0.2 मिलीमीटर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो हमारा जवाब होगा वो होगा 0.2 मिलीमीटर, यानी करेक्ट चॉइस यहां पर देखें तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी। ठीक है बच्चों, ये था सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखें, अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखें सभी लोग बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहे हैं द वैल्यूज ऑफ थीटा 0 90 डिग्री के इंटरवल में बताना है। यहां पर थीटा की वैल्यू क्या होगी? यहां दिया गया है 10 टाइम्स ऑफ, देखते हैं, 10 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 11 टाइम्स ऑफ साइन थीटा एंड +3, दिस मच इज इक्वल टू 0। हमसे कहा थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो बच्चों यहां पर थीटा की वैल्यू चेक करने के लिए हम लोग जाएंगे, कुछ ऐसे करेंगे। देखिए, लेट मान लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू एक्स। ट्राग्नोमेट्री में मैंने बताया था साइन थीटा इक्वल टू बेटा यहां के अंदर एक्स हो गया, तो यहां पर ये इक्वेशन नया बन जाएगा 10 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 11 साइन थीटा। साइन थीटा की जगह क्या रख देना? एक्स प्लस ऑफ 3 इक्वल टू क्या होगा? 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आया। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसे फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहां के अंदर ये 30 आ गया, इसको ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 30 मिल जाए। तो यहां पर कर देते हैं माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ 6x, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे प्लस 30x स्क्वायर भी आ जाएगा और बैलेंस हो गया मामला +3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से बच्चों में 2x को कॉमन कर लूं तो बचेगा कितना? यहां बचेगा 5x माइनस, यहां के अंदर 2x को आपने बल्कि 5x को कॉमन कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। यहां के अंदर 5x को मैंने कॉमन कर लिया तो यहां पर क्या बचेगा देखते हैं। यहां पर हमारे पास बचेगा 2x माइनस ऑफ, यहां के अंदर हो जाएगा 1। इन दोनों में से मुझे दिख रहा है -3 कॉमन कर लेते हैं। -3 कॉमन करेंगे तो 2x माइनस 1 यहां भी बचेगा इक्वल टू क्या हो गया? 0। 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, कॉमन बना लिया। तो यहां के अंदर बच्चों हो जाएगा 2x माइनस 1 कॉमन कर लिया, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 5x माइनस ऑफ 3, दिस मच इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या तो ये दोनों 0 होंगे। एक एक को 0 करके देखते हैं। अगर मैं मानूं कि 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इट मीन्स बेटा x की वैल्यू आ जाएगा 1/2। x को मैंने मान रखा साइन थीटा, साइन थीटा को ही तो x माना है, तो इसका मतलब यहां के अंदर हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अगर साइन थीटा 1/2 है तो थीटा कितना रहा होगा? 30 डिग्री। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर साइन थीटा 1/2 रहा है तो बेटा थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होना चाहिए। यहां दूसरा इक्वेशन बन सकता है, अगर 5x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू हो जाए 0। एक बार मैंने इसको 0 किया, एक बार इसको, अगर ये 0 हो गया तो यहां पर बच्चों x की जगह हमें मिलेगा कितना? 3/5। x की जगह 3/5 मतलब साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास हो गया 3/5। अगर साइन थीटा 3/5 आ रहा है तो आपको याद होगा ये वैल्यू होता है जब थीटा की वैल्यू कितना हो? 37 डिग्री। तो दो यहां वैल्यूज थीटा के पॉसिबल हैं 0 से 90 के बीच में, वो एक 30 डिग्री और दूसरा 37 डिग्री। 30 डिग्री और दूसरा 37 डिग्री, यानी फर्स्ट और थर्ड का कॉम्बिनेशन यहां बन रहा है। 30 डिग्री 37 डिग्री फर्स्ट एंड थर्ड का कॉम्बिनेशन, मतलब करेक्ट ऑप्शन यहां के लिए हो गया बच्चों ऑप्शन बी। ठीक है, ये था सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों यहाँ कुछ ट्राइंगल बने हुए हैं, 1 2 3 4 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन नहीं बल्कि 4 ट्राइंगल हैं, फिर उनको मिला करके ऑप्शन कंबाइन करके बनाया गया है। कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। देखो पहला जो हमारे पास है ऐसे कुछ बनाया गया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया गया कुछ इस तरह से करके। बच्चों ध्यान से देखिए, यहां पर ये आर है, इसको मैं मान लेता हूं एक्स, इसको मान लेता हूं वाई, और यहां पर थीटा दिया है। तो अगर मैं यहां साइन थीटा लेता हूं बेटा, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी वाई बाई आर, यानी वाई की जगह क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा, वाई की जगह आ गया आर साइन थीटा। सही है। अगर मैं यहां से कॉस थीटा लेता हूं, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी एक्स बाई आर, एक्स बाई आर। यहां के अंदर एक्स की वैल्यू आ जाएगा आर कॉस थीटा, यहां पर एक्स के जगह पर बच्चों आ गया आर कॉस थीटा। देखो इसका मतलब पहला जो डायग्राम है वो सही है, बिल्कुल सही जगह पे सही बात बताई गई है। यहाँ आर साइन थीटा आना चाहिए था, आ रहा है, यहाँ आर कॉस थीटा आना चाहिए था, आ रहा है, लेकिन यहाँ उल्टा दिया है। तो फर्स्ट तो होगा लेकिन ये तो नहीं होगा, यानी जो हमारा ऑप्शन होगा उसमें फर्स्ट जरूर होना चाहिए। तो यहां पर बच्चों इसमें फर्स्ट नहीं दिया तो ये हो नहीं सकता। अभी और भी ऑप्शन देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग देखो, समझो, सीखो, आगे बढ़ो। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड तो नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, फर्स्ट होगा बट सेकंड नहीं होगा, सेकंड तो गलत है। ऐसे आने की बजाय यहां उल्टा, यहां आर कॉस थीटा दिया है, तो इसमें सेकंड है, मतलब ये तो नहीं होगा। इसमें सेकंड नहीं है, ये हो सकता है, यहां पर भी सेकंड नहीं है। तो अभी दो ऑप्शन संभावित हैं, दो ऑप्शन पॉसिबल हैं। अब मैं थर्ड को चेक करने जा रहा हूं। थर्ड दोनों में है बेटा, थर्ड को चेक करने पर कंफ्यूजन होगा, मैं फोर्थ को चेक करूं सही है कि नहीं। फोर्थ वाला हमारे पास ऐसे दिया है, देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है, इसको मैं एक्स मान लू, इसको मैं जैसा कि सवाल में दिया है इसको वाई लिखा हुआ है, और इसको मैं चलो यल मान लेता हूं, और इसको यहां पर लिखा हुआ है वाई कॉट थीटा, और यहां पर लिखा हुआ वाई कोसेक थीटा। थीटा यहां दिया, ध्यान दीजिए थीटा यहां दिया है। तो देखते हैं क्या आता है। वाई के टर्म में देना है, यहां इसको यल मान लिया, इसको एक्स मान लिया। तो देखते हैं यहां पर अगर मैं टेन थीटा ले लूं, तो टेन थीटा की वैल्यू बेटा आ जाएगा वाई बाई एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगा वाई बाई टेन थीटा, और 1 बाई टेन थीटा को हम लिखेंगे कॉट थीटा, तो y इंटू क्या हो जाएगा कॉट थीटा। इसके जगह पर x की जगह पर हमारे पास आ जाएगा y इंटू कॉट थीटा, जो कि यहां दिया है। अब इसी तरह मैं यहां साइन थीटा लूं, तो साइन थीटा मैं लूंगा बच्चों, तो साइन थीटा की वैल्यू यहां पर ध्यान से देखें, साइन थीटा की वैल्यू यहां पर आ जाएगा आपका y डिवाइडेड बाई यल। इसका मतलब यहां के अंदर यल के जगह पर आ जाएगा y बाई साइन थीटा, यानी y कोसेक थीटा। तो यहां पर यह आपका आ गया y कोसेक थीटा। इसका मतलब ये भी हमारा सही है, फोर्थ वाला सही है। तो फोर्थ वाला सही ऑप्शन में फोर्थ वाला होना ही चाहिए। दो ऑप्शन बचे थे, इसमें फोर्थ भी है फर्स्ट भी है, फोर्थ होना ही चाहिए, इसमें नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी सही होगा। इसी तरह से आप थर्ड को भी चेक कर सकते हो बच्चों, लेकिन थर्ड में थीटा यहां लिया, इसके हिसाब से सारी चीजें चेक करेंगे। तो यहां पर फिलहाल ऑप्शन तो फिल्टर हो गए, आप चाहो तो थर्ड वाला भी चेक करना। यहां के लिए करेक्ट चॉइस हमारे पास हो गया ऑप्शन डी, सेकंड को छोड़ करके बाकी सभी यहां पर सही बनाए गए हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर, दिस इज 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू, देखिए बच्चों, उन्होंने कहा अगर साइन थीटा की वैल्यू 3 है, कॉस थीटा की वैल्यू ये साइन थीटा इक्वल टू 3 है, ये कॉस थीटा इक्वल टू 4 है, तो यहां सही अल्टरनेटिव चुनिए कौन सा होगा। तो देखो यहां पर सिंपल सी एक बात कही गई है, ये साइन थीटा 3 है, तो यहां पर अगर ये साइन थीटा दिस इज 3, तो यहां से हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा 3 बाई ये कॉस थीटा, ध्यान दीजिए बच्चों, ये कॉस थीटा, इसको दिया है 4, दिस इज 4, तो यहां के अंदर बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 4 बाई ये।
हमें पता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होना है। हम कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस आप कॉस स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा मतलब 3/a का स्क्वायर, ये हो गया 9/a स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 16/a का स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 1। यहां के अंदर बच्चों 9 प्लस 16 ये हो गया 25 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, दिस इज 1। 25 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, 5 डिवाइडेड बाई a इक्वल टू, यहां के अंदर बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर 1 की वैल्यू 1 ही आ जाएगी, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। इसका मतलब यहां के अंदर ये की वैल्यू क्या होगा 5, तो यहां पर ये का वैल्यू 5 आना चाहिए, जो कि हमारे पास यहां पे पहले में दिया है। दूसरा हमसे यहां पर दूसरा जवाब जो मांगा गया है ऑप्शन के लिहाज से, वो एंगल के बारे में बोला गया है। एंगल चेक करें, अगर साइन थीटा इक्वल टू 3/a है, इसका मतलब ये की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाला 5 आ गया, इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू 3/5 होगा। अगर साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है, तो यहां के अंदर बच्चों जो थीटा होगा, जो यहां के अंदर थीटा होगा, उस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अगर साइन थीटा 3/5 है तो थीटा हमारे पास होना चाहिए 37 डिग्री। तो यहां के लिए बच्चों 37 डिग्री ये वाला हो गया। तो करेक्ट जो जवाब यहां के अंदर हुआ वो हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड का कॉम्बिनेशन। फर्स्ट और थर्ड का कॉम्बिनेशन मुझे जाके मिल रहा ऑप्शन सी में, तो यहां के लिए सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। इसमें कहा गया है अगर थीटा बहुत छोटा हो, स्मॉल हो रेडियन में, तो बताइए कौन सी जवाब यहां सही होगी। बेटा जब थीटा बहुत छोटा होता है, ऐसे केसेस में साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा लगभग थीटा के, माफ करिएगा, कॉस थीटा लगभग 1 के बराबर होता है, और टेन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है। थीटा अगर बहुत छोटा है, स्मॉल का मतलब यहां बहुत छोटा ही मान के चलेंगे, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा, थीटा की जगह लगभग 0 रख के सोचो, लगभग 1 आ जाएगा, और यहां टेन थीटा लगभग थीटा होता है। तो इस तरह से आप ये भी कह सकते हो, पहला सही हो गया, सेकंड वाला भी सही हो गया, थर्ड वाला भी सही हो गया, क्योंकि ये दोनों ही थीटा के बराबर हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इक्वल टू थीटा, जब एंगल छोटा होगा तो ये दोनों ही बराबर होंगे। तो इसमें बेटा सब सही हो गए, सब सही हो गए। यहां के लिए करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। हमारा अगला सवाल दिया है बेटा x इक्वल टू टी एंड y इक्वल टू टी स्क्वायर, तो dy ओवर dx की वैल्यू पूछा गया क्या होगा। देखो यहां पर उन्होंने दिया है कि x की वैल्यू अगर t हो और y की वैल्यू दिया हुआ है टी स्क्वायर हो। यहां से बच्चों हमारे लिए ज्यादा इजी होगा कि dx ओवर dt निकाल लें। dx ओवर dt निकालेंगे 1 आ गया, t का t के रेस्पेक्ट में 1। और यहां से मेरे लिए इजी होगा, बहुत इजी होगा, यहां से dy ओवर dt निकाल लें। इसको निकालेंगे 2 टाइम्स ऑफ t आ जाएगा। अब हमें पता करना dy और dx क्या होगा। dy और dt तो पता चल गया, dx और dt तो हमें पता चल गया, हमें पता करना है dy ओवर dx क्या होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy ओवर dt डिवाइडेड बाई dx ओवर dt। ठीक है, यहां के अंदर बच्चों dt dt कैंसिल हो जाएगा, dy ओवर dx बचेगा, और इस तरह से इसका जवाब होगा 2 टाइम्स ऑफ t। 2 टाइम्स ऑफ t, क्योंकि t इक्वल टू x है, क्योंकि t इक्वल टू x है, तो यही इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2x। 2t लिखें या 2x बात एक ही होगा, क्योंकि न्यूमेरिकली t इक्वल टू क्या है, यहां दिया गया है x के बराबर है। तो सही जवाब यहां पर ये भी हो गया और 2t ये भी हो गया, बाकी गलत है, यहाँ 2i तो होगा नहीं। यहां के अंदर बच्चों तो सही कॉम्बिनेशन यहां होगा फर्स्ट एंड सेकंड का, यानी ऑप्शन जो करेक्ट हो गया वो हो गया ऑप्शन ये। ठीक है, ये था सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखिए
अगला जो सवाल है वो यहां पर इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। उन्होंने एक डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बोला है। देखें, 0 से इनफाइनाइट की अगर रेंज ली जाए, उसमें इंटीग्रेट किया जाए e की पावर माइनस एक्स को dx। ये मेरे पास कुछ ऐसे आएगा, e की पावर माइनस एक्स का, e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन यहाँ e की पावर माइनस एक्स है तो वही होगा, लेकिन x के साथ जो मल्टीप्लाइड है -1, यहाँ माइनस एक्स का मतलब -1 इंटू एक्स, तो यहाँ -1 से ये डिवाइड हो जाएगा। मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाते समय बताया था, ठीक है बेटा। यहां पर 0 से इंफिनिटी की रेंज होती है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, -1 डिवाइडेड बाई e की पावर x, 0 टू इंफिनिटी की रेंज। इसी को मॉडिफाई करके ऐसे भी लिखा जा सकता है। माइनस को आप चाहो बाहर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे 0 से इंफिनिटी की रेंज होगी मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर इक्वल टू माइनस e1 डिवाइडेड बाई e की पावर इंफिनिटी माइनस हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई e की पावर 0। इसका मतलब यहां के अंदर ये जो 0 से इंफिनिटी की रेंज है e की पावर -x dx, इसकी वैल्यू निकालेंगे 1 अपान e की पावर इंफिनिटी, मतलब यहां के अंदर इंफिनिटी आ गया, माइनस ऑलरेडी है, -1 अपान e की पावर 0, समथिंग की पावर 0, दैट इज इक्वल टू 1। यहां के अंदर बेटा ये हमारे पास हो जाएगा -1 अपान इंफिनिटी मींस 0, -1, ये 0 हो गया, माफ करिएगा 0। यहां के अंदर इसको सॉल्व करेंगे, आ गया 1, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 1। और इस तरह से जो करेक्ट चॉइस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसका तो ऑप्शन डी ही कट गया है, फिलहाल ऑप्शन सी यहां करेक्ट है बच्चों। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। यहां हमारा अगला सवाल है, यह है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सीलरेशन टू मैक्सिमम वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 10 पर सेकेंड। मैक्सिमम एक्सीलरेशन ये मैक्स और मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स, इसका रेशियो हमको दिया है 10 की पावर, बस 10 की पावर नहीं 10 ही दिया है, 10 पर सेकेंड, यूनिट पर सेकेंड आ जाएगा। ये मैक्स का मतलब हो गया ओमेगा स्क्वायर ये, और वी मैक्स का मतलब हो गया बेटा यहां के अंदर ओमेगा ये। दिस इज 10, इट मींस ओमेगा की वैल्यू यहां के अंदर बच्चों आ जाएगा 10। इतनी बात से हमें पता चला कि भैया यहां ओमेगा की वैल्यू जो होगी वो 10 के बराबर होगी। अब देखिए हमसे कहा गया है कि बताइए एट t इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा, t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट उसका जो है, t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू वो दे रहा है 5 मीटर, ठीक है। हमसे कहा गया कि सर अगर ऐसा हो व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन। मैक्सिमम एक्सीलरेशन यहां के अंदर क्या होगा, यहां पर बच्चों मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो होगा ये आपके पास देखिए सारे आंसर यहां पॉजिटिव में है, तो मैं केवल मैग्नीट्यूड निकाल के दिखा रहा हूं। ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ये, ओमेगा की वैल्यू अभी अभी मैंने निकाला है 10 आ रहा, तो यहां हो गया 10 का स्क्वायर। और जहां तक एम्पलीट्यूड की बात है, यहां एम्पलीट्यूड मेंशन नहीं, उसको निकालने का व्यवस्था जरूर दिया है। कहा गया व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन। तो देखो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं बेटा x इक्वल टू ये साइन ऑफ ओमेगा टी, यहां पर इनिशियल फेज दिया गया है π/4, ठीक है, इनिशियल फेज π/4 दिया गया है। इसको रख के देखते हैं आएगा क्या। यहां पर x कहा गया है कि t इक्वल टू 0 पर 5 मीटर है, x की वैल्यू, x की जगह 5 रखें तो t की जगह हमें 0 रखना पड़ेगा। ये साइन यहां पर बच्चों ओमेगा की जगह 10 जैसा कि हम लोगों ने निकाला, t की जगह 0 प्लस आप π/, यहां क्या हो गया 4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 इक्वल टू ये साइन π/4, और साइन π/4 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आ जाएगा, ये आ गया a/√2। और इस तरह से बेटा ये की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, आ जाएगा 5√2। जो ये का वैल्यू आया यहां लाके रख देते हैं, ये आ गया 5 टाइम्स ऑफ √2, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 5 यानी 500 √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चा।
500 स्क्वायर रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट चॉइस यहां के लिए आ गया ऑप्शन बी। ओके बच्चों, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। अगला सवाल आप सभी लोग देखें बेटा। अगला सवाल हमारा कह रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड 7 मिलीमीटर इज दिस पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। मैक्सिमम वेलोसिटी हमको दिया है, यानी कि बेटा बहुत सिंपल सा सवाल तो हुआ। हमको यहां पर उन्होंने मैक्सिमम वेलोसिटी दिया है। मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब ये इंटू ओमेगा हमको दे रखा है, जो कि कितना है बच्चों 4.4 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ऐसे दिया है। कहा पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन द सेंस टाइम पीरियड, वो छुपा हुआ ओमेगा के अंदर। तो ओमेगा की वैल्यू यहां के अंदर से हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा 4.4 डिवाइडेड बाई ये के जगह पर देखिए ये एम्पलीट्यूड दिया है कि नहीं दिया, दिया है 7 मिलीमीटर। ध्यान में 7 क्या है मिलीमीटर है, तो ये हो जाएगा 4.4 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10 की पावर -3, ये मीटर में आ गया। ठीक है बेटा, ओमेगा को हम लोग निकालेंगे बच्चों, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ओमेगा की वैल्यू यहां के अंदर हमारे पास हो जाएगा 4.4 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 7। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ओमेगा की जगह लिख देते हैं 2 पाई एफ, या टाइम पीरियड कैलकुलेट करना तो 2 पाई बाई कैपिटल टी, और यहां के अंदर लिख देते हैं 4, इसको 44 कर देते हैं और इसको कर देते हैं 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 7। बेटा कैपिटल टी जो यहां के अंदर निकल के आएगा वो आपके पास आ जाएगा। देखें इसको यहां से कट करेंगे 22 बन गया। कैपिटल टी हमको निकालना है, कैपिटल टी की वैल्यू हो जाएगा 7 इंटू पाई, पाई के जगह पर 22/7 इंटू 7, पाई के जगह पर 22/7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई यहां के अंदर दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई, यहां के अंदर आ जाएगा 22 ऐसे। तो ये वाला 22 यहां से कैंसिल हो जाएगा और यहां के अंदर बच्चों कैंसिलेशन हो रहा, और एक चीज 10 की पावर 2 यहां के अंदर बचा हुआ है। 10 की पावर फिर से देख लीजिए, यहां पर कैपिटल टी हमें निकालना था 22/7 इंटू 7 हो गया, डिवाइडेड बाई 22 हो गया, डिवाइडेड बाई 10 की पावर 2 ये बचा हुआ है 10 की पावर 2। तो यहां के अंदर ये भी कैंसिल हो गया, सब मिला जुलाकर 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 2, यानी टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 0.01 सेकेंड। 0.01 सेकेंड यहां ऑप्शन ये हो गया हमारे लिए। करेक्ट चॉइस यहां के लिए हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ये। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। हमारा अगला सवाल कह रहा है, वेक्टर से सवाल है बेटा। बोला गया अगर ये डॉट बी 0 है, ये डॉट बी 0 है, तो एक बात तो कंफर्म है बेटा कि अगर ये दो नॉन जीरो वेक्टर हैं और डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब ये पक्का हो गया कि इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा 90 डिग्री। मतलब अगर वेक्टर ये हमारा यहां कहीं है तो वेक्टर बी उससे 90 डिग्री एंगल पर कहीं होगा ऐसे। फिर हमसे कहा गया ये क्रॉस सी इक्वल टू 0 वेक्टर, ध्यान दीजिए ये क्रॉस सी इक्वल टू 0 वेक्टर, ये तभी पॉसिबल है बच्चों अगर ये और सी नॉन जीरो वेक्टर हो और ये क्रॉस सी 0 वेक्टर आए, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये और सी के बीच में एंगल 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो। दोनों रख के चेक करते हैं। अगर ये और सी के बीच एंगल 0 डिग्री होगा तो ये यहां है, सी यहां होगा इसी लाइन में, या तो ये और सी के बीच एंगल क्या होगा, यहां के अंदर एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब ये यहां है तो सी उसका क्या होगा अपोजिट होगा। तो सब मिला जुला करके हमसे पूछा गया कि बताइए बी और सी के बीच में क्या एंगल होगा। सी देखिए यहां है तो भी बी और सी के बीच एंगल 90 डिग्री होगा, सी अगर यहां है तो भी बी और सी के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस हो गया वो हो गया ऑप्शन बी।
Option B would be the correct choice for this particular question. Now let's enjoy question number next one. बेटा हमारा अगला सवाल है, कह रहा कि when a particle executes simple harmonic motion, then nature of graph of velocity as the function of displacement will be. मैंने बताया बच्चों डिराइव करके, इसलिए फिर से मैं नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है। एसएचएम में वेलोसिटी और पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ आता है वो एलिप्टिकल नेचर का होता है, यानी यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यहां सॉल्व करने जैसा कुछ नहीं है, अगर आप लेक्चर पढ़े हो तो सारी चीजें लेक्चर में बखूबी मेंशन की गई हैं। यहां के अंदर बच्चों ऑप्शन बी करेक्ट चॉइस होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे बच्चों अगले सवाल पे, अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अभी मैंने कौन सा क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 16, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है एन ऑब्जेक्ट, कोई सा यहां के अंदर बच्चों ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.5 kg इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स एम्पलीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर, इसका एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है, एंड टाइम पीरियड t इक्वल टू 0.2 सेकेंड। एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड दे दिया, मास भी दिया हुआ है। व्हाट विल बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट t इक्वल टू कैपिटल T by 4 स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, एज्यूम दैट इनिशियल फेज ऑफ द ऑसिलेशन इज 0। मेरे प्यारे बच्चों बड़ा सिंपल सा सवाल है। तो यहां पे कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था, मीन पोजीशन से स्टार्ट करने की बात कही गई है, ऐसे चला होगा। यहां के अंदर बच्चों उसने कहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट का क्या होगा, कब, t/4 सेकेंड पे। तो t/4 सेकेंड पे बच्चों वो पार्टिकल अपने पीक पर होगा। ध्यान दीजिए, अगर 0 से इनिशियल फेज 0 से चल रहा है तो ऐसे यहां से स्टार्ट करके यूं गया हो, तो t इक्वल टू 0 पर यहां है, t इक्वल टू कैपिटल T/4 पर वो यहां कहीं होगा। ठीक है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो मैक्सिमम होगा, अपने मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। यही तो पूछा है कितना होगा, यही तो क्वेश्चन मार्क है कितना होगा। यहां के अंदर बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की, इसका मतलब हमें निकालना है मैक्सिमम वैल्यू। T/4 पर जब पार्टिकल होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। यही हमसे पूछा T/4 पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। अच्छा, यहां के अंदर बच्चों ये हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ m ओमेगा स्क्वायर EA स्क्वायर। चलिए सारी चीजों की वैल्यूज रखते हैं। हाफ, मास के जगह बेटा 0.5 को 1/2 लिख देता हूं। ओमेगा की जगह टाइम पीरियड दिया है 2 पाई बाई कैपिटल T रख लेंगे तो आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा का स्क्वायर है, अपॉन T का स्क्वायर। T का स्क्वायर का मतलब बच्चों ये पॉइंट यहां के अंदर 2 है, T के जगह पर 0.2 का स्क्वायर, ओके, इनटू ये का स्क्वायर। ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये पूरा सब कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। यहां के अंदर 1/4 ये कैंसिल हो गया, यहां के अंदर आ जाएगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.2 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 0.04, ये आ गया 0.04 मल्टीप्लाइड बाई यहां के अंदर बच्चों हमारे पास आ जाएगा 25 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 4, ऐसा कुछ आ गया। ये पूरा सब कुछ सॉल्व करना है, यहां के अंदर रिजल्ट निकालना है। जो भी रिजल्ट आए बेटा यहां पर सॉल्व करोगे आपको लगभग इसका आंसर मिलेगा 0.62 जूल। ठीक है, ये आप मेहनत कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आपको मिलेगा 0.62 जूल। पहला ऑप्शन यहां के लिए करेक्ट होगा। ये थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा। पाई स्क्वायर लगभग 10 होगा, लगभग 10 अगर होगा तो यह आ जाएगा 10 की पावर -3, वॉटेवर जो भी है आप करिएगा, लगभग यही आंसर आपको मिलेगा। ठीक है बेटा, तो इस सवाल का सलूशन होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल पे, अगले क्वेश्चन पे। देखें हमारा अगला जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 18। देखें सब लोग,
क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों हमसे कहा गया है स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन से स्टार्ट करके ये बॉडी ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली विद पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई बॉडी कर रहा है, उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड के बराबर है। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट्स काइनेटिक एनर्जी बी 75% ऑफ टोटल एनर्जी। मेरे प्यारे बच्चों पार्टिकल यहां पर कहा गया स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन मतलब x इक्वल टू 0 से शुरू हुआ, कितने समय बाद यहां से चला, कितने समय बाद यहां से यहां तक का क्या टाइम लगा होगा, कितने समय बाद, t इक्वल टू 0 पर तो यहां था, यहां पर कोई ऐसा पोजीशन होगा x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू नहीं बल्कि यही पूछा है कितने समय बाद। यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी का होगा वो टोटल एनर्जी का 75% होगा, 75% ऑफ टोटल एनर्जी। मेरे प्यारे बच्चों ऐसा सिचुएशन कई सवाल मैंने कराया, पूरा डिराइव करके करवाया, पूरा सॉल्व करके करवाया। ये वाली कंडीशन काइनेटिक एनर्जी टोटल का 3/4 हो जाना, 75% हो जाना, ये तब मिल रहा था जब x की वैल्यू आ रही थी a बाई 2। याद करिए मैं बता चुका हूं लेक्चर में, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी की जगह काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन, टोटल एनर्जी की जगह टोटल एनर्जी x की वैल्यू निकालोगे यही आएगा। इसका मतलब यहां पर जो x है वो a बाई 2 होगा, तो यहां से यहां तक x इक्वल टू 0 से a बाई 2 तक जाने का टाइम होता t बाई 12। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब यही टाइम हमें बताना है t बाई 12। यहां पर स्मॉल t की वैल्यू यहां से यहां तक के लिए t बाई 12 हो गया, और t की वैल्यू यहां के अंदर बच्चों दिया 2 सेकेंड, 2 बाई 12 हो जाएगा। यहां पर क्या आ गया 1/6 सेकेंड। तो करेक्ट चॉइस यहां के लिए 1/6 सेकेंड इन दी सेंस ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, करेक्ट चॉइस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आ गया बच्चों ऑप्शन ये। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला जो सवाल है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद बच्चों जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। यहां पर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सवाल कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आफ्टर 3 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन इज। स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन यहां से शुरू किया और 3 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है, यानी कि x की वैल्यू हो गया ये बाई 2। मेरे प्यारे बच्चों ये जो 3 सेकेंड है, अभी इसके पहले वाला सवाल भी ऐसे था, यहां से यहां तक जाने का जो समय है वो कैपिटल T बाई 12 रहा होगा, जो कि यहां पर 3 सेकेंड के बराबर है। इसका मतलब t की वैल्यू यहां पर कितना आ जाएगा 36 सेकेंड। तो यहां टाइम पीरियड हमसे पूछा क्या होगा बच्चों, यहां पर सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी 36 सेकेंड। ठीक है, ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 19 का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। यहां हमारा अगला सवाल है, एक ग्राफ दिया गया है, ग्राफ को देखकर समझ में आ रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस है और ये टाइम का एक्सिस। इसको देखकर स्पष्ट रूप से कोई भी ये कह सकता है कि जब t की वैल्यू 0 रही होगी उस समय डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव और मैक्सिमम रही होगी। इसका मतलब जो SHM का स्टार्टअप हुआ होगा वो यहां कहीं से हुआ था, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल इस पर्टिकुलर पोजीशन पे रहा होगा, चलते चलते यहां आया होगा, ऐसे चल के आया होगा, और यहां पर t इक्वल टू यहां से यहां तक आने का समय t/4 वाले समय पे देखिए वो मीन पोजीशन पर होगा। यहां दिख रहा है t/4 वाले समय पे वो मीन पोजीशन पे होगा। फिर यहां पर बच्चों t/4 और लेगा, यानी कि इसको 2t/4 कह सकते हो या t/2 कह सकते हो। 2t/4 के टर्म में ग्राफ में लिखा है, वो यहां कहीं होगा, चलते चलते यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचने के बाद वापस जाने की तैयारी में होगा। फिर t/4 यहां के अंदर 3t/4 वाले मोमेंट पर वो फिर से मीन पोजीशन पर होगा और पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश में होगा। यहां के अंदर बच्चों फिर t/4 और कर दें तो टोटल t 4t/4 का मतलब
यहाँ टोटल टी आ जाएगा, यहाँ पर वापस ये पहुंच चुका होगा, यहाँ पर वापस आ चुका होगा इस पर्टिकुलर लोकेशन पर और लौटने की तैयारी में होगा। अब देखो हमसे कहा गया चार ऑप्शन, चार पहले स्टेटमेंट बनाए फिर ऑप्शन बनाए। कहा गया फोर्स इज जीरो एट टी इक्वल टू दिस मच, 3t/4, 3t/4 पर जो एसएचएम करने वाला पार्टिकल है वो मीन पोजीशन पर होगा और मीन पोजीशन पर रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, जीरो। इसका मतलब पहला सही लिखा है। एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम एट कैपिटल टी, कैपिटल टी मतलब यहां पे होना, यहां पे होना, पॉजिटिव मैक्सिमम पे होना, कैपिटल टी का मतलब पॉजिटिव मैक्सिमम पर होना। यहां पर बच्चों एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा, उसमें कोई डाउट नहीं। जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम होगा। स्पीड इज मैक्सिमम एट t/4, t/4 मतलब यहां पर नो डाउट जब इस पोजीशन से गुजरेगा मीन पोजीशन पर स्पीड मैक्सिमम होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन एट t/2, t/2 पर जब पार्टिकल होगा बेटा, t/2 का मतलब यहां कहीं होना, यहां कहीं, तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, ना कि इक्वल होगा। तो ये बात गलत हो गया। 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही होने का मतलब सही ऑप्शन आ गया ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, यहां के लिए करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया ऑप्शन सी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर एक ग्राफ दिया गया है और ये ग्राफ बेटा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन सबके वेरिएशन को दिखा रहा है। देखते हैं इन सब के वेरिएशंस को दिखा रहा कि कैसे ये चीजें चेंज हो रही हैं। ये सब बातें ऑलरेडी क्लास में मैं आपको समझा चुका हूं। देखिए इस सवाल में कहा गया कि सर आप ये बताइए, यहां पे बच्चों बोला गया है फॉर सिंपल पेंडुलम ये ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन इट्स काइनेटिक एनर्जी के पोटेंशियल एनर्जी पी अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट डी। बहुत बढ़िया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स दीज करेक्टली, कौन सा इसमें से करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राफ्स आर सिमेट्रिक एंड नॉट ड्रॉन टू स्केल, मतलब स्केलिंग नहीं की गई है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां के अंदर काइनेटिक एनर्जी जब पार्टिकल एसएचएम करता है तो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है और पीक पोजीशन पर जाने पर वो पैराबोलिक मैनर में घटता है, और पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर मिनिमम यानी जीरो होता है। और बेटा यहां के अंदर जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है पैराबोलिक ढंग से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा होता है। तो यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस हो गया, यहां के लिए बच्चों जो करेक्ट चॉइस होगा वो आपका आ जाएगा ऑप्शन डी। यहां के लिए आ गया ऑप्शन डी। ठीक है, यही ग्राफ होगा। इसको मैंने पूरा क्लास में समझाया है आपको। जैसे ही मीन पोजीशन के आगे जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज टाइप बन जाते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर यहां बन के आता है। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। यहां पर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में बेटा कहा गया है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन ए स्टेशनरी लिफ्ट इज कैपिटल टी। जब स्टेशनरी लिफ्ट है, रुका हुआ लिफ्ट है, तो उसके अंदर टाइम पीरियड को बोल रहा कैपिटल टी है। इफ द लिफ्ट एक्सीलरेटेड विथ g/6, लिफ्ट जो है g/6 से ऊपर जा रहा है, अपवर्ड जाने की बात कहा है, देन टाइम पीरियड विल बी, बेटा यहां के अंदर जब लिफ्ट रेस्ट में है, रुका हुआ है, इसके अंदर पेंडुलम टंगा हुआ है, तो इस समय टाइम पीरियड का सिंपल सा इक्वेशन बनेगा 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर L/G। जी इफेक्टिव की वैल्यू अभी जी रहा होगा लेकिन अभी रेस्ट में था। और यही लिफ्ट बेटा जब यहां पर किसी एक्सीलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा, ये की वैल्यू बोला है g/6, तो यहां पर इफेक्टिव एक्सीलरेशन बदल जाएगा। अब जो टाइम पीरियड यहां के अंदर नया वाला आएगा वो हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर L डिवाइडेड बाई G इफेक्टिव। अगर अपवर्ड एक्सीलरेट हो रहा है तो G इफेक्टिव की वैल्यू बेटा हो जाएगा G प्लस ये, G प्लस ये के जगह पर देखिए G बाई क्या है 6 है, G/6।
इसको सॉल्व करेंगे तो टी डैश हमारे पास आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर ये हो जाएगा बेटा 7g/6, 6 ऊपर चला गया 6l डिवाइडेड बाई 7g। यहां पर टी डैश की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर क्या 6/7 टाइम्स ऑफ 2 पाई 6/7 स्क्वायर रूट के अंदर 6/7 को मैंने अलग लिख दिया ताकि कंपेयर कर सकूं टी से। यहां के अंदर 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर l/g बचा। ये जो बचा हुआ पोर्शन है कुछ और नहीं कैपिटल टी के बराबर है, तो टी डैश इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 6/7 इंटू कैपिटल टी। देखें ऑप्शन से मैच कराएं। यहां पे करेक्ट मैचिंग जो मुझे दिखा वो हो गया ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। अगला सवाल क्या गया क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया मासलेस स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कांस्टेंट 2k एंड 9k कैरी दिस एंड दिस ग्राम मासेज। यहां पर दो स्प्रिंग हैं, दोनों अलग अलग मास यहां दोनों से बंधे होंगे। These two masses oscillate vertically such that their maximum velocities are equal। बहुत बढ़िया। Then ratio of their respective amplitude। मेरे प्यारे बच्चों एक स्प्रिंग यहां से मास बंधा हुआ है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 2k और अगला स्प्रिंग यहां से कोई मास अटैच है, यहां पे दोनों से अलग अलग मासेज अटैच किए गए हैं। यहां m1 मान लो, यहां m2 मान लो, दोनों की वैल्यू गिवन है, दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं। यहां 2k है और यहां 9k है। हमसे कहा गया सर आप ये बताइए रेशियो ऑफ दियर रेस्पेक्टिव एम्पलीट्यूड, इनके एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज यहां पे दिया है, दीज मासेज इनके कहा मैक्सिमम वेलोसिटीज आर इक्वल। वी मैक्स पहले के लिए और वी मैक्स दूसरे के लिए ये दोनों बराबर दिए गए हैं। मतलब यहां पर हमारे पास आ जाएगा a1 ओमेगा 1 इक्वल टू हो जाएगा a2 ओमेगा 2। हमसे पूछा गया एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा। एम्पलीट्यूड का रेशियो बेटा हमारे पास आएगा a1 बाई a2 जो कि होगा ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1। ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 का मतलब f2 बाई f1 और f2 बाई f1 का मतलब t1 बाई माफ करेगा हाँ ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों f2 बाई f1 जो कि होगा यहां के अंदर t1 बाई t2, t1 बाई t2। और हमें पता है स्प्रिंग का जो टाइम पीरियड होगा स्प्रिंग पेंडुलम का 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर m बाई k हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर के। लेकिन हाँ यहाँ मास भी बदल रहा है, इस बात का ध्यान रहे। तो लिख लेते हैं यहां के अंदर बच्चों a1 बाई a2 दिस कैन बी रिटन हियर t1 बाई t2। 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, पहले के लिए आ जाएगा m बाई k। पहले का मास देखिए बेटा 50 ग्राम है, k की वैल्यू पहले के लिए क्या है 2k जैसा कि अभी दिखा था। हाँ यहां पर दूसरे के लिए यहां पर बच्चों a1 बाई a2 इक्वल टू t1 बाई t2 हो गया। t1 बाई t2 माफ करिएगा यहां थोड़ा चेंज करना पड़, ठीक है रहने दीजिए। यहां के अंदर बच्चों ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर t2 की वैल्यू m बाई k, यहां भी m की वैल्यू 100 ग्राम है और k के जगह क्या हो गया 9k। यहां के अंदर बच्चों इसको समराइज करेंगे, ये आ जाएगा 50/100 यानी 1/2, 9k/2k यानी 9/2। 9 का स्क्वायर रूट ये हो गया 3, 2 इंटू 2 बाहर आएगा 2, तो इसका आंसर आ गया बच्चों 3/2। करेक्ट चॉइस यहां के लिए हो गया ऑप्शन बी, दिस विल बी 3/2। समझ में आया बच्चों, यहां दोनों चीजें बदल रही थी, मास भी अलग अलग दोनों स्प्रिंग के ऊपर लटक रहा है और दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट्स भी अलग अलग हैं। तो यहां के लिए करेक्ट चॉइस होगा बच्चों वो हो गया ऑप्शन बी। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल दिया गया है यहां पे क्वेश्चन नंबर 24। देखें सब लोग, क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों कहा गया टू सिमिलर स्प्रिंग्स, दो एक जैसे स्प्रिंग्स है। टू सिमिलर springs each of spring constants K1 are joined in series।
दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और दोनों सीरीज में ज्वाइन किए गए हैं। द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड टाइम पीरियड वुड बी चेंज बाय ए फैक्टर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर दो स्प्रिंग्स हैं और दोनों ही के स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, K1 ये भी है, K1 ये भी है, तो जो सीरीज में जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट सीरीज वाला आ जाएगा K1/2, K1/2। पैरेलल में होता तो 2K1 हो जाता। दूसरा हमसे कहा गया है टाइम पीरियड क्या होगा। यहां पर बच्चों टाइम पीरियड हमारे पास होता है 2 पाई स्क्वायर रूट। अगर इसमें कोई मास लटका दें, कहीं पर रख दें, ऑसिलेट कराएं, वो सारे सिचुएशन यहां मेंटेन हो, तो ऐसा कुछ यहां के अंदर होता। ध्यान दीजिए, ये तो बदल नहीं रहा है, जो मास अटैच होगा वाट एवर, दोनों के लिए एक ही मान के चलेंगे। पहला जब सिंगल स्प्रिंग बधा रहा होगा, यहां पर बच्चों दो स्प्रिंग का है एक जैसे, दोनों एक जैसे, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है। दोनों से जब मास अटैच अलग अलग किया जाए तो कोई टाइम पीरियड रहा होगा, लेकिन जब सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएंगे, मास वही लगाएंगे, तो यहाँ के केवल बदलेगा। तो नया टाइम पीरियड जो अब हमारे पास आएगा वो होगा 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर m/k के जगह पर यहां के अंदर बच्चों हो जाएगा k/2। ठीक है, k/2 बल्कि k1/2, k1/2 यहां पूरे कॉम्बिनेशन का लिखेंगे। तो यहां पर टी डैश की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर 2m इंटू K1। ठीक है, यहां के अंदर बेटा ये टी डैश इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर m/K1। ये जो है दिस वन, ये जो घेरा हुआ हिस्सा है, ये होगा हमारे पास टाइम पीरियड। किसके लिए टाइम पीरियड? एक सिंगल स्प्रिंग के लिए। तो टी डैश की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर 2, और सिंगल स्प्रिंग के लिए ये जो वैल्यू है इसको हम लोग यहां के अंदर लिखेंगे। तो पहले मान लो टी था, तो अब जो चेंज हुआ टी डैश बाई टी वो हो गया स्क्वायर रूट 2। तो यहां स्प्रिंग कांस्टेंट पहले K1 था तो K1/2 हो गया, यानी हाफ हो गया, और जो टाइम पीरियड टी था वो टी डैश हो गया स्क्वायर रूट 2 टाइम्स हो गया, तो 1/2 स्क्वायर रूट 2। ऐसा कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है बच्चों यहां के लिए ऑप्शन सी में। पहला जवाब देना स्प्रिंग कांस्टेंट का जो कि बाई 2 हो गया है। दूसरा हमें देना है नए वाले टाइम पीरियड का जो कि पहले वाले टाइम पीरियड का स्क्वायर रूट 2 टाइम्स हो गया है। ये रहा यहां के लिए बच्चों सोल्यूशन। करेक्ट चॉइस यहां के लिए हो गया ऑप्शन सी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखें सब लोग बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 25 नंबर। देखें, कहा गया इक्वेशन ऑफ ये पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाई। यहां इक्वेशन दिया है x इक्वल टू, यहां 1 छुपा होगा, कुछ नहीं लिखा है, तो साइन देखिए पाई बाहर है, अंदर कर लीजिए, ये आ जाएगा पाई टी प्लस ऑफ पाई/3। ऐसे हमसे कहा गया मीटर में है t इक्वल टू 1 सेकेंड पर पार्टिकल कहां रहा होगा, ऐसा कुछ पूछा गया है। पार्टिकल की स्पीड क्या रही होगी? तो बच्चों इसको डिफरेंशिएट करके मैं स्पीड निकालूं तो स्पीड v इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस पाई टी प्लस पाई/3। ध्यान रहे आर्गुमेंट को फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई टी का पाई आ जाएगा, पाई/3 का 0, यानी पाई यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसने कहा स्पीड क्या होगा, व्हाट इज स्पीड, कब, t इक्वल टू कितने सेकंड पे, 1 सेकंड पे। यहां के अंदर स्पीड क्या होगा ये हमसे पूछा गया। पाई की वैल्यू भी आपके मदद के लिए दे दिया गया है, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए। यहां पर स्पीड v की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगा पाई, बाद में रख लेंगे कॉस पाई, t के जगह पर बच्चों लिख देते हैं 1 प्लस ऑफ पाई/3। इस तरह से v इक्वल टू हमारे पास आ गया पाई टाइम्स ऑफ कॉस पाई मतलब 180 डिग्री प्लस पाई/3। ओके, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो ये आ गया माइनस ऑफ पाई कॉस ऑफ पाई/3। v की वैल्यू बेटा यहां के अंदर आ जाएगा हमारे पास माइनस पाई, और पाई बाई कॉस पाई/3 मतलब 1/2 माइनस ऑफ 3.14/2
माइनस ऑफ 1.57 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड में लिखेंगे 157 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस साइन डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, ऑप्शन में इसका कोई मतलब नहीं है। यहां के लिए करेक्ट चॉइस आ गया ऑप्शन बी। ओके बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 25। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। हमारा अगला क्वेश्चन बेटा यहां एसएचएम से है, करा इफ ये सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाई, सिंपल हार्मोनिक मोशन को बच्चों ऐसे दिखाया गया है d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस ऑफ अल्फा इंटू एक्स इक्वल टू 0। सिंपल हार्मोनिक मोशन को बच्चों हम जनरल इक्वेशन ऐसे बनाते हैं d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया गया जनरल इक्वेशन है, एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां के अंदर बच्चों कंपेयर करने पर पता चल रहा है कि भैया ओमेगा स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्वल टू अल्फा। ओमेगा स्क्वायर अगर अल्फा है तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर अल्फा। यहां ओमेगा के जगह बेटा आ जाएगा 2 पाई बाई कैपिटल टी, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर अल्फा, तो कैपिटल टी हमारे पास आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर अल्फा। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से यहां सिचुएशन बनेगा। तो सही जवाब जो यहां के लिए आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर अल्फा, वो आ गया ऑप्शन ये। ठीक है, करेक्ट चॉइस यहां के लिए बच्चों हो गया ऑप्शन ये। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया ये मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम ये स्प्रिंग। कोई मास है किसी स्प्रिंग से सस्पेंडेड है और स्प्रिंग का मास नेग्लिजिबल बताया गया है। करा द स्प्रिंग इज पुल्ड ये लिटिल एंड देन रिलीज्ड सो दैट द मास एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। मास को खींचा गया ऐसे स्प्रिंग से बंधा हुआ था और छोड़ दिया गया। ये सिस्टम जो है स्प्रिंग प्लस मास का यहाँ ऑसिलेशन या एसएचएम करना स्टार्ट करेगा। फिर बच्चों कह रहा है द मास इज इंक्रीज बाई एम। अब उस मास को एम इंक्रीज कर दिया गया, पहले टाइम पीरियड टी था, फिर उसके बाद कैपिटल एम में स्मॉल एम बाई एम, मतलब कैपिटल एम प्लस एम कर दिया गया। तो अब जो नया टाइम पीरियड है वो 5t/3 हो गया। तो हमसे कह रहा है स्मॉल एम और कैपिटल एम का रेशियो क्या होगा। देखो बेटा पहले जो टाइम पीरियड रहा होगा वो ऐसे रहा होगा 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर कैपिटल एम बाई यहां के अंदर के। स्प्रिंग से कैपिटल एम मास बंधा था, स्प्रिंग ऑसिलेट कर रहा था, एसएचएम कर रहा था। दूसरे केस में ये टाइम पीरियड हो गया 5t/3। अब कब ऐसा हुआ जब मास में कैपिटल एम प्लस क्या कर दिया गया स्मॉल एम, जबकि स्प्रिंग वही का वही है। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, मैं इक्वेशन नंबर 2/1 कर लेता हूं। अगर 2/1 करूंगा बेटा तो यहां के अंदर आ जाएगा 5/3t/t, यानी 5/3 इक्वल टू आ जाएगा दिस बाई दिस करूंगा 2 पाई कैंसिल, स्क्वायर रूट के कैंसिल हो जाएगा। यहां के अंदर आ जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाई यहां के लिए आ जाएगा कैपिटल एम। ओके, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 25/9 और यहां के अंदर आ जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। यहां इसको थोड़ा मॉडिफाई करें 25 डिवाइडेड बाई 9, दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल एम बाई कैपिटल एम मींस 1 प्लस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम। यहां के अंदर बच्चों स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, यही तो निकालना है। स्मॉल एम बाई कैपिटल एम हमारे पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों आ जाएगा 16/9। स्मॉल एम बाई कैपिटल एम दिस विल बी 16/9। तो सही जवाब यहां के लिए आ गया ऑप्शन सी 16/9। ठीक है बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 27। Now let's enjoy question number next one। यहां हमारा अगला सवाल है बेटा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं ये क्या कह रहा है।
इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? कहा गया लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 2% देन टाइम पीरियड। अगर लगभग में आंसर निकालना है तो यहाँ के अंदर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर होता है L बाई जी। बाकी चीजें अगर ना बदलें तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट के अंदर L। एरर वाला इक्वेशन लगाएंगे, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट L का मतलब पावर हाफ के प्रोपोर्शनल, डेल्टा T बाई टी इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ डेल्टा L बाई L। अगर परसेंटेज में चेंज देखना है तो 100 से दोनों साइड को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। उन्होंने कहा है कि लेंथ पेंडुलम का जो है 2% इंक्रीज कर दिया गया, ये वाला हमारे पास इंक्रीमेंट 2% का है, तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 यानी टाइम पीरियड में होने वाला चेंज इंक्रीमेंट वो आ जाएगा हाफ इंटू 2, ये वाला 2% है, यानी कि आंसर आ गया 1%। बेटा यहां के लिए करेक्ट चॉइस हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। यहां पे अगला सवाल बहुत सामान्य सा, कर रेजोनेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रेजोनेंस किस चीज का एग्जाम्पल है? रेजोनेंस का फिनोमिना बच्चों हम लोग पोस्ट ऑसिलेशन में देखते हैं, तो यहां के लिए ऑप्शन आ गया बी, पोस्ट ऑसिलेशन या पोस्ट वाइब्रेशन। यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट चॉइस हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया फेज डिफरेंस बिटवीन इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों बहुत बार बताया कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अगर एसएचएम की बात है तो इन दोनों में फेज डिफरेंस जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में फेज डिफरेंस यहां पर 90 डिग्री का होगा बच्चों, ये सबको पता है। मतलब रेडियन में देखें तो पाई बाई 2 रेडियन यानी 0.5 पाई लिख सकते हैं, तो यहां के लिए सही चॉइस हो गया ऑप्शन डी। बहुत सामान्य बहुत सिंपल सा सवाल। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहां पर अ पार्टिकल स्टार्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन। कोई पार्टिकल है वो एसएचएम करना स्टार्ट कर रहा, कहां से स्टार्ट कर रहा बच्चों? मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। ऐसे कहा गया इट्स एम्पलीट्यूड इज ये, बहुत अच्छी बात है, एंड टाइम पीरियड इज कैपिटल टी। ओके, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेयर इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड। कौन सा ऐसा जगह होगा कि उसकी जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम स्पीड का क्या होगा? हाफ होगा। तो बेटा देखते हैं, स्पीड के लिए इक्वेशन आएगा ओमेगा स्क्वायर रूट के अंदर ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैक्सिमम स्पीड होता है ये ओमेगा बाई क्या है 2। ठीक है, यहां के अंदर बच्चों ओमेगा दोनों साइड से हो जाएगा कैंसिल, यहां दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा ये स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर ये बाई 2 का स्क्वायर ये स्क्वायर बाई 4। यहां पे x की वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, बेटा ये आ जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4। और इस तरह से x की वैल्यू बेटा यहां के अंदर हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 ये स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इधर जाएगा तो इधर गया होगा तो प्लस में, इधर गया होगा तो माइनस में। फिलहाल यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस न्यूमेरिकली होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। बच्चों यहां पे क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है द वेक्टर p makes 120 degree with the x axis and vector q makes 30 degree with the x axis। यहाँ x axis से सब कुछ दिया है, ये रहा बेटा x axis। एक वेक्टर p है जो x axis से 120 बना रहा, मान लो ये y रहा हो, तो x axis से 120 बनाने का मतलब वेक्टर p हमारा यहां कहीं रहा होगा। ये जो एंगल दिया है, ये जो एंगल बेटा दिया है यहां से यहां तक का 120 है,
x से कितना एंगल बना रहा है वेक्टर p 120 डिग्री 120 डिग्री। और कहा गया वेक्टर q है जो x से 30 बना रहा है। वेक्टर q x से 30 डिग्री बना रहा है तो वेक्टर q यहां कहीं रहा होगा। ये वाला एंगल बच्चों यहां के अंदर 30 डिग्री हो गए तो p और q के बीच कितना एंगल बचा 120 में से 30 माइनस कर दो यानी ये वाला एंगल रहा होगा 90 डिग्री। हमसे पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट यानी कि p वेक्टर प्लस q वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये हो जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ऐसे आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, 90 डिग्री का क्योंकि केस है इसलिए जो रिजल्टेंट हो गया उसका मैग्नीट्यूड आ गया स्क्वायर रूट के अंदर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। यहां के लिए करेक्ट चॉइस हो गया ऑप्शन सी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखिए कहा गया है ये बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ फ्रीक्वेंसी n। कोई बॉडी है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी यहां के अंदर बताया गया है n के बराबर है। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द चेंज ऑफ इट्स टोटल एनर्जी इज, इसके टोटल एनर्जी के चेंज होने की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। बेटा ये एसएचएम में टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। क्योंकि टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता तो इसका ग्राफ टाइम के रेस्पेक्ट में बिल्कुल फ्लैट आ जाता है जैसे कि डीसी सिग्नल और इस वजह से इसके चेंज होने की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 0। तो यहां के लिए करेक्ट चॉइस जो हमारे पास होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन डी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल बच्चों यहां पे असर्शन रीजन से रिलेटेड है। इसमें एक असर्शन दिया एक रीजन दिया है। हमें यह सिलेक्ट करना ऑप्शन जब असर्शन भी सही हो और रीजन भी सही हो और असर्शन रीजन एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हो यानी रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा हो। और यहाँ पे बी हमें को सही करना जब दोनों सही हो लेकिन रीजन जो हो असर्शन को एक्सप्लेन ना कर रहा हो। सी हमें तब सही करना है जब असर्शन सही हो लेकिन रीजन गलत हो और डी हमें तब सही करना है जब असर्शन गलत हो लेकिन रीजन सही हो। स्टेटमेंट रीजन में जो लिखा वो सही हो। तो देखते हैं 34 नंबर सवाल। बेटा यहां के अंदर ये देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है असर्शन में मास लेंथ एंड टाइम आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। बिल्कुल ये बात तो सही है। दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, बिल्कुल सही बात है। जब हम मास को कहते हैं कि कोई बॉडी 10 किलोग्राम की तो हमें यहां कहीं से टाइम की आवश्यकता नहीं होती। हम कहते हैं किसी कार्य को करने में 10 मिनट लगे हैं तो कहीं हमें किलोग्राम की नीड नहीं होती है। तो ये सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं और इसीलिए तो इनको फंडामेंटल बोला जाता है। तो यहाँ पर बच्चों दोनों सही भी हैं और फंडामेंटल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये लोग इंडिपेंडेंट हैं। तो यहाँ असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन असर्शन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस आएगा बेटा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए। ठीक है, इसके लिए हम लोग करेक्ट चॉइस जो टिक करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पे। यहां पर अगला सवाल फिर असर्शन रीजन से रिलेटेड है। वही तरीके फिर से अपनाने हैं। देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें बच्चों कहा गया है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन according to principle of homogeneity of dimension only that formula is correct in which the dimensions of left hand side is equal to dimension of right hand side। बात सही है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है। रीजन में कहा गया टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज गिवन बाय फार्मूला t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर g बाई एल, नहीं सर l बाई g होना चाहिए, यहाँ उल्टा लिखा गया है। तो ये तो गलत हो गया, असर्शन सही है। तो यहां के लिए बच्चों अगर असर्शन सही हो रीजन गलत हो तो ऐसे केस में हमें ऑप्शन जो चुनना था वो ऑप्शन सी चुनना था। तो यहां के लिए जो हम लोग टिक करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। हमारा अगला सवाल है बेटा
यहां के अंदर क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि x की वैल्यू यहां के अंदर अगर टी स्क्वायर हो और dx ओवर dt का ग्राफ हमसे दिखाया गया, t पर कैसे डिपेंड करेगा। dx ओवर dt निकालेंगे बेटा, आ जाएगा 2t, यानी कि dx ओवर dt इसको अगर अपने दिमाग में y मान ले तो y इक्वल टू क्या आ गया 2t, यानी यहां पर y जिसको मैं मान रहा हूं जो कि dx ओवर dt है, और बेटा यहां के अंदर t, इसके बीच का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, y इक्वल टू mx से कोरिलेट कर रहा है जो कि ओरिजिन से पास होगा। तो सही जवाब यहां के लिए आ गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। देखें सब लोग, सवाल नंबर बेटा हमारा अगला है, ये वेक्टर से है, क्वेश्चन नंबर 37। हमसे कहा गया कि सर आप ये बताइए, दो वेक्टर का नाम उन्होंने लिया है। इफ ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस द वैल्यू ऑफ अल्फा। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए बच्चों, 0। डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट लेके देखें 2i कैप, यहाँ 4, यहाँ पर देखिए 2i कैप और यहाँ -4i कैप, i कैप के कोएफिशिएंट को i कैप से यानी -8, माइनस यहाँ के अंदर बच्चों आ जाएगा 8। जे कैप का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ जे कैप का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ के अंदर बच्चों ये हो गया 12। के कैप का कोएफिशिएंट 8 है और के कैप का कोएफिशिएंट यहाँ अल्फा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 अल्फा इक्वल टू 0। इस तरह से यहां पर ये हो जाएगा 4 प्लस ऑफ 8 अल्फा इक्वल टू 0, यानी कि बेटा यहाँ 8 टाइम्स ऑफ अल्फा की वैल्यू हो जाएगा -4, यानी अल्फा की वैल्यू -4/8, यानी कि आ जाएगा -1/2। तो यहां पर -1/2 मतलब ऑप्शन बी यहां के लिए करेक्ट चॉइस हो जाएगा। ठीक है बेटा, दिस is the solution for the question number 37. Now let's enjoy question number next one. हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, वैल्यू ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। टोटल मैकेनिकल एनर्जी बच्चों एसएचएम के केस में हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम पे निर्भर नहीं करता है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ये, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा अगले सवाल पे। हमारा अगला क्वेश्चन यहां पर बच्चों स्प्रिंग पेंडुलम से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं यहां दो स्प्रिंग्स बंधे हुए हैं, एक राइट साइड में जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट यहां पर 2k है और यहां एक लेफ्ट साइड में जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो यहां पर k इक्विवेलेंट निकालेंगे। पहली बात, अगर दोनों साइड से फिक्स है तो यहां पे दोनों का कॉम्बिनेशन जो माना जाएगा वो पैरेलल का होगा, ना कि सीरीज का होगा। तो k इक्विवेलेंट के जगह पर पैरेलल मानते हुए k प्लस 2k, यानी कि बच्चों कितना आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ k। ठीक, हमसे कहा गया कि सर यहां के अंदर जो ऑसिलेशन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी होती है बेटा 1/2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर, यहां पर m बाई के की बजाय k बाई m होगा, लेकिन k यहां इक्विवेलेंट वाला होगा। इस तरह से ये हो जाएगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर k इक्विवेलेंट की जगह आ गया 3k बाई m की जगह यहां के अंदर बच्चों आ जाएगा m। तो सही जवाब हो गया यहां पे ऑप्शन सी दिख रहा है, 1/2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर 3k बाई m। ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस for this particular question. Now let's enjoy question number next one. Question number 40 अगला सवाल हमारा है बच्चों, question number 40। कहा गया ये स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k is cut into two parts having length in the ratio 1:4। कहा गया रेशियो 1:4 रेशियो, देन स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ बोथ दी पार्ट्स वुड बी रेस्पेक्टिवली। बेटा यहां के अंदर एक कोई स्प्रिंग है, ये लीजिए सर एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट सपोज करिए k है, सपोज क्या करिए दिया ही होगा शायद, हाँ
इसको दो हिस्सों में कट कर लिया गया और जो कट पार्ट है उनका रेशियो लेंथ का 1:4 का है। यहां इसको दो हिस्सों में ऐसे कट कर लिया गया, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। इनके लेंथ का रेशियो जो है 1:4 का है, मतलब अगर इसको मैं यल मान रहा हूं तो ये हमारे पास हो जाएगा 4L। अगर ये यल है, ये 4L है, तो इसका टोटल लेंथ यहां के अंदर रहा होगा 5L, ऐसा मैं मान लेता हूं। यहां पर बच्चों इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अब मैं K1 मान लेता हूं, इसका K2 मान लेता हूं। जैसा कि हम सबको पता है किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता नेचुरल लेंथ ऑफ दैट स्प्रिंग। तो अगर मैं ये वाले पहले वाले स्प्रिंग का कंपैरिजन ये मेन स्प्रिंग से करूं तो क्या होगा, देखिए हम कहेंगे K1 बाई K, K1 बाई K, K1 बाई K इक्वल टू उल्टा 5L डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, L। यानी बच्चों यहां के अंदर K1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 5K। ये आ गया, ये हमारा पहला पार्ट K1 की वैल्यू 5K दो जगहों पे आ रहा है। दूसरा, यहां का कंपैरिजन यहां से करें। यहां का कंपैरिजन जब यहां से करेंगे तो लिखेंगे K2 डिवाइडेड बाई K, K2 डिवाइडेड बाई K इक्वल टू उल्टा 5L डिवाइडेड बाई 4L। तो बेटा यहां के अंदर से K2 की वैल्यू हमारे पास आ गया 5/4K, L कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ आ गया। अगर हम ये मैचिंग देखें कहां पे हो रहा है तो बच्चों ये मैचिंग हो रहा ऑप्शन बी में। यहां के लिए करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर बच्चों 41 में देखते हैं क्या कह रहा है। कहा गया ये ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल हैंग्स ऑन ए मैसिव स्प्रिंग ऑफ मास कैपिटल, बहुत बढ़िया, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के। नाउ मास कैपिटल इज डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज देन टाइम पीरियड। बेटा यहां के अंदर एक स्प्रिंग से कोई मास बंधा हुआ है, ऐसे जो मास यहां बंधा है कैपिटल एम है और स्प्रिंग का खुद का मास भी यहां के अंदर कैपिटल एम दिया गया है। ध्यान से देखिए, अगर इसको डिस्प्लेस करके छोड़ा जाए ऑसिलेशन होगा। यहां ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होगा 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों एम बाई के, मैंने बताया था यहां इफेक्टिव लेंगे। अगर स्प्रिंग का भी मास दिया जाए तो क्या यहां पर कंडीशन बनता है, ब्लॉक का मास प्लस आप स्प्रिंग का मास बाई 3 हो जाता है, डिवाइडेड बाई के लिखते हैं। ठीक है बेटा, यहां के अंदर इसका मतलब T इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर ये हो जाएगा, ये जो मास ऑफ स्प्रिंग दिया है ध्यान रहे वो भी कैपिटल एम के बराबर ही दिया है। तो यहाँ ms बाई 3 मीन्स m बाई 3, यहां पर ये हो जाएगा 4m बाई 3, 4m बाई 3 नीचे आ गया और k ऑलरेडी है। तो यहां के लिए जो सही जवाब होगा ऑप्शन से मैच कराते हैं, 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर 4m डिवाइडेड बाई 3 के। यहां के लिए करेक्ट चॉइस हो गया बच्चों ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 42। लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज 1 मीटर। सेकेंड्स पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, अर्थ के सरफेस पर, अर्थ पर उसका मोशन हो रहा है, ऑसिलेशन कराया जा रहा है, SHM कर रहा है, तो उसका लेंथ जो है 1 मीटर रिक्वायर्ड हो रहा है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम एट द सरफेस ऑफ मून, मतलब मून पर ले जाया जाए, उसका टाइम पीरियड एक, वही सेकेंड पेंडुलम का काम वहां भी करे तो उसका लेंथ क्या होना चाहिए। तो देखो बेटा, मून पर ले गए, मून पर टाइम पीरियड जो होना चाहिए, अगर सेकेंड पेंडुलम हमें बनाना है तो उसका टाइम पीरियड यहां के अंदर 2 ही सेकेंड आना चाहिए। ठीक है, उसका टाइम पीरियड यहां के अंदर 2 ही सेकेंड आना चाहिए। और अर्थ पर कितना था 1 मीटर, वहां पे कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। तो देखो बेटा, यहां पे T इक्वल टू मून के सरफेस पर आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर
ये पेंडुलम की बात हो रही, L डिवाइडेड बाई G। मून के सरफेस पर भी ये हमारे पास सेकेंड्स पेंडुलम है, मतलब इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। और अर्थ के सरफेस पर, अर्थ पर भी मैं देखूं, यहां पर जो टाइम पीरियड होगा 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर, मून के सरफेस पर लेंथ कितना रखे, मान लिया L डैश, यहां के अंदर लेंथ कितना रखना पड़ा था 1 मीटर, और G मून के सरफेस पर यहां होगा, और यहां कौन सा होगा, अर्थ वाला। दिस इज अगेन 2। तो इसका मतलब हमारे पास दिस मच इक्वल टू दिस मच, हमारे पास हो जाएगा बेटा 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर L डैश डिवाइडेड बाई G ऑन द मून विल बी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर L की जगह बेटा यहां पर अर्थ के ऊपर सवाल बोल रहा 1 है, डिवाइडेड बाई मून, मून की बजाय अर्थ के सरफेस पर G के बराबर होगा, दोनों साइड में 2 पाई हट जाएगा, L डैश डिवाइडेड बाई G ऑन द मून विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई G। इसका मतलब L डैश की वैल्यू बेटा यहां के अंदर G माफ करेगा, यहां पे हमसे पूछा गया है L डैश क्या होगा, L डैश इक्वल टू हो जाएगा G ऑन द मून डिवाइडेड बाई G। G ऑन द मून बेटा G बाई 6 होता है इन जनरल, कुछ नहीं दिया तो ही मानेंगे, बाई G। इस तरह से 1/6 मीटर, सीधा सीधा जवाब हो गया 1/6 मीटर। यानी कि अगर हमें 2 सेकंड का सिंपल पेंडुलम बनाना है 2 सेकंड वाले टाइम पीरियड का, तो अर्थ के सरफेस पर उसका लेंथ हमें 1 मीटर रखना पड़ेगा, जबकि 2 ही सेकंड टाइम पीरियड वाला पेंडुलम मुझे मून के सरफेस पर अगर बनाना होगा, रखना होगा, तो वहां पे लेंथ को 1/6 L के बराबर, 1/6 मीटर के बराबर लेने से ही काम चल जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। सीधे सीधे इसको ऐसे समझ सकते हैं, टाइम पीरियड वही रखना है, तो जब हम ये डिनोमिनेटर को 1/6 करेंगे तो न्यूमरेटर भी हमारे पास 1/6 होना चाहिए। तो सीधा सीधा इसका जवाब था 1/6 मीटर। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। हमारा अगला सवाल है बेटा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट वेक्टर। बेटा बस मैग्नीट्यूड निकाल के चेक करो, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड यहां के लिए आ जाएगा √3, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। और कौन सा नहीं है वही तो चेक करना था। इसका मैग्नीट्यूड निकाल के चेक करोगे 1 आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के चेक करोगे आएगा स्क्वायर रूट के अंदर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस sin स्क्वायर ओमेगा टी, जो कि स्क्वायर रूट के अंदर 1 के बराबर होगा, मींस 1 हो जाएगा। ये भी यूनिट वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो सीधा सीधा इसका जवाब है ऑप्शन ए। यूनिट वेक्टर कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए में जो भी आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड 1 के अलावा √3 आ रहा है, मींस बच्चों ये वाला यूनिट वेक्टर हमारा नहीं होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 44। देखें, कहा गया टाइम पीरियड आप ये पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 8 सेकेंड। किसी पार्टिकल का टाइम पीरियड सिंपल हार्मोनिक मोशन में 8 सेकेंड के बराबर है। बहुत बढ़िया। हमसे कहा गया एट t इक्वल टू 0 इट इज एट मीन पोजीशन। t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल मीन पोजीशन पर था। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन द फर्स्ट एंड सेकेंड सेकेंड। समझिएगा इस बात को, पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ये रहा x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ऐसे चलना शुरू हुआ, यहां रहा t इक्वल टू 1 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड में पार्टिकल जो यहां से गुजरा था वो यहां से जा रहा है। t इक्वल टू 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट तय किया x1, और यहां से कहीं t इक्वल टू 2 सेकेंड में, t इक्वल टू 2 सेकेंड में बेटा यहां कहीं होगा। टाइम पीरियड 8 सेकेंड है, तो यहां से यहां तक आने में वो टोटल जो टाइम लेगा 8/4, यानी कि यहां के अंदर 2 सेकंड का समय लेगा, यानी 2 सेकंड पर बिल्कुल पीक में आ चुका होगा। ध्यान से सुनिए, यहां पर बच्चों ऐसे, यहां पर t इक्वल टू 2 सेकेंड, अगर 8 सेकेंड टाइम पीरियड है तो यहां से यहां तक t/4 यानी 8/4, यानी 2 सेकेंड पर यहां कहीं आ चुका होगा। ऐसे यहां छोटा कर दे, बहुत बड़ा बन गया है बच्चों, यहां कहीं आ गया होगा, x इक्वल टू प्लस ये पर आ गया होगा, ये होगा t इक्वल टू कब, 2 सेकेंड पर।
अब जो डिस्प्लेसमेंट टोटल तय होगा यहां से यहां तक वो तो x हो गया, अगर ये x2 में मानूं तो हो जाएगा यहां पर x इक्वल टू x1 प्लस x2। अभी x इक्वल टू क्या है, x1 है। ध्यान से सुनिएगा, उसने कहा रेशियो, किस चीज का रेशियो, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन द फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड, पहले सेकंड में और दूसरे सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा उसका रेशियो पहले सेकंड में मतलब 0 से 1 के बीच, सेकंड सेकंड मतलब 1 से 2 के बीच दूसरा सेकंड, मतलब हमें x1 बाई x2 निकालना है। बेटा पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू कर रहा है ऐसा बोला गया है, तो यहां x इक्वल टू आ जाएगा ये साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर हम t इक्वल टू 1 सेकेंड पर चेक करें तो x के जगह होगा x1, ये आ जाएगा ये साइन ऑफ ओमेगा की जगह लिखेंगे 2 पाई बाई कैपिटल T जो कि क्या है 8, t की जगह पे लिखेंगे बेटा 1, और इस तरह से x1 हमारे पास आ जाएगा ये साइन पाई बाई 4 मतलब 1 बाई स्क्वायर रूट 2, तो ये आ गया a बाई स्क्वायर रूट 2। x1 की वैल्यू निकाल लिया। फिर हम चेक करेंगे एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से, ये हो जाएगा x1 प्लस x2, x1 प्लस ऑफ x2 इक्वल टू यहां के अंदर आ जाएगा बच्चों ये साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा की जगह हो जाएगा 2 पाई बाई कैपिटल T जो कि 8 है, और 2 सेकेंड यानी t की जगह 2 लिख देंगे। यहां पर बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, पाई बाई 2 आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 मीन साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी। x1 जो कि अभी निकाला ये बाई स्क्वायर रूट 2, x2 प्लस हो गया इसमें, इस तरह से x2 हमारे पास आ जाएगा ये माइनस ये बाई स्क्वायर रूट 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 1 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 2, यानी कि ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 2। बेटा हमें पता करना x1 बाई x2 क्या होगा, x1 बाई x2 क्या होगा, x1 जो हमारा ये बाई स्क्वायर रूट 2, ये बाई स्क्वायर रूट 2, और x2 है ये स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 2। बच्चों स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, हमारा जवाब मिल गया 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, यानी करेक्ट चॉइस यहां के लिए आ गया ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर बच्चों 45। करा ये सिस्टम एग्जिबिटिंग एसएचएम मस्ट पॉजेस, अगर कोई सिस्टम एसएचएम कर रहा है तो उसके पास दो चीजें होनी जरूरी हैं बेटा, इलास्टिसिटी ताकि वो अपनी मीन पोजीशन पर आने की कोशिश करे, और इनर्शिया ऐसा ना हो कि मीन पोजीशन पर आकर रुक जाए, इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से आगे भी निकले। तो यहां दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है, वो होगा इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। ठीक है, ऑप्शन यहां के लिए करेक्ट हो गया बी। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल यहां के अंदर बच्चों ये देखिए दिया गया स्प्रिंग पेंडुलम से रिलेटेड, कहा गया टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक सस्पेंडेड फ्रॉम अपर प्लेट ऑफ ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि चार्ज है बाय ये स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के st व्हेन ब्लॉक इज अनचार्ज। यहां के अंदर जब ब्लॉक अनचार्ज है उस समय की कंडीशन ऐसा बोला गया है, चार्ज कैपेसिटर पहले लिखा गया है फिर अनचार्ज की बात हो कर रहा है। इफ ये चार्ज क्यू इज गिवन, पहले मान लो ये अनचार्ज रहा हो और बाद में इसको चार्ज कर दिया गया हो। एक मिनट बेटा, यहां पर कैपेसिटर को तो चार्ज बोला है, फिर आपसे यहां कहा गया है व्हेन ब्लॉक इज अनचार्ज, ब्लॉक के ऊपर कोई चार्ज शुरू में नहीं था, मतलब इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगा होगा। ओके, हमसे कहा गया है इफ ये चार्ज q इज गिवन टू द ब्लॉक देन न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी। यहां पर बच्चों कैपेसिटर तो चार्ज था, ऐसे रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं रहा होगा, इसके ऊपर शुरू में चार्ज नहीं था तो इस समय ऑसिलेट करो, बाद में यहां चार्ज आ गया, चार्ज आने से क्या होगा, थोड़ा सा और खिंच जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन नीचे आ जाएगी। लेकिन यहां क्योंकि G के ऊपर
जी के ऊपर बेटा यहाँ टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी भले ही बदल जाए प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका। दो चीजों पर टाइम पीरियड डिपेंड करता था, यम और के पर, ना तो यम बदल रहा है ना तो के बदल रहा है, इसलिए टाइम पीरियड ज्यों का त्यों वही का वही बना रहेगा। इसके लिए करेक्ट चॉइस होगा ऑप्शन ये। ठीक है, करेक्ट चॉइस विल बी ऑप्शन ये। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले सवाल पे। यहां पर अगला सवाल हमारे पास है, देखें बेटा अगला क्वेश्चन यहां पर हमारे पास कुछ ऐसे दिया है, कहा गया सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ यल, मास जो कि बाप का है, यहां के अंदर एक मिनट बच्चों, हाँ यहां पर बच्चों चार्ज खत्म हो रहा था कैमरे का। यहां पर बच्चों कहा गया सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ यल मास, फिर से पढ़ लेते हैं, सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ यल, मास जो कि बाप का है स्मॉल एम है, सस्पेंडेड वर्टिकली, दी स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। बहुत बढ़िया बच्चों, हमसे कहा गया रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन दी पेंडुलम, कितनी बार बताया, बहुत बार पढ़ाते वक्त इसका जिक्र हुआ है। अगर पेंडुलम को ऐसे खींच दिया जाता है बेटा थीटा एंगल, तो ये जो मेटल बॉब है, मेटल बॉब जो यहां पर है बेटा, इसका जो यहां पर वेट है mg डाउनवर्ड काम करता है, और mg का एक कंपोनेंट अगर ये थीटा है तो इधर आ जाता है बेटा थीटा, ये भी हो जाता है, ये हो जाता है mg cos थीटा, और इधर आ जाता है mg sin थीटा। यही mg sin थीटा ही यहां रिस्टोरिंग फोर्स का काम करता है। तो बच्चों सही जवाब इसके लिए हो गया ऑप्शन बी mg sin थीटा। यहां बस यही पूछा रिस्टोरिंग फोर्स कहां से मिलेगा, वो मिलेगा mg sin थीटा से। करेक्ट चॉइस हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले सवाल पे, अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 48। देखें इसमें कहा गया है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ये एलॉन्ग वेक्टर दिस, यहां पर किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट बच्चों किसी अगले वेक्टर के एलॉन्ग लेना हो, जैसे मान लो ये वेक्टर ये है, यहाँ एंगल थीटा है और यहाँ वेक्टर बी है। अगर वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के एलॉन्ग हमें लेना हो, ऐसा कभी सिचुएशन बने, तो हम लोग सिंपली ये करेंगे, ये का कंपोनेंट बी के एलॉन्ग मतलब हमें निकालना क्या है, ये cos थीटा। ठीक है बेटा, ये cos थीटा। यहां पर ऐसे केस में मैंने बताया था आप अपने एनालिसिस का शुरुआत डॉट प्रोडक्ट से करेंगे, ये डॉट बी इक्वल टू यहां के अंदर आगे ए बी cos थीटा। मेरे प्यारे बच्चों ये का कंपोनेंट बी के एलॉन्ग जिसको मैं ये कह रहा हूं यहां है, और इस वेक्टर को अपने दिमाग में मैं बी मान लेता हूं, तो यहां के अंदर आ जाएगा ये cos थीटा, दिस विल बी इक्वल टू ये डॉट बी डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। ये डॉट बी करूंगा आई के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई आई के कोएफिशिएंट से, तो यहां पर बच्चों सिंपली मुझे मिलेगा ax इंटू 1 मिनी माने कि ax, जे का कोएफिशिएंट जे के कोएफिशिएंट के साथ ay इंटू -1 माइनस ay आ गया, के कोएफिशिएंट का az, के कोएफिशिएंट यहाँ है नहीं तो 0, तो यहाँ h 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड। b का मैग्नीट्यूड बच्चों यहाँ के अंदर जो आएगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा -1 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2। तो सही जवाब जो यहाँ पर हमें मिलेगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। हमारा अगला सवाल यहां असर्शन रीजन से है। हमसे कहा गया है रीड द असर्शन एंड रीजन केयरफुली। ठीक है, वो सब तो हमें पहले से पता है कौन किसका सही क्या लेना है। असर्शन हमसे कह रहा है द ग्राफ ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन इज स्ट्रेट लाइन विथ जीरो स्लोप। बिल्कुल
टोटल एनर्जी का पोजीशन या टाइम किसी भी के साथ अगर ग्राफ बनाया जाए तो टोटल एनर्जी का जो ग्राफ बनेगा वो बेटा चाहे पोजीशन के साथ बनाओगे या टाइम के साथ बनाओगे, यहां के अंदर स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसे पैरेलल टू टाइम एक्सिस या पोजीशन एक्सिस, ऐसा कहा गया है। अच्छा, हमसे कहा गया स्लोप जीरो, स्लोप का मतलब टेन थीटा, ये जीरो एंगल एक्स से बना रहा है, यहां स्लोप जीरो होगा, टेन जीरो की वैल्यू जीरो, बिल्कुल सही बात है। हमसे बच्चों यहां के अंदर कहा गया है ये तो सही हो गया, इसका मतलब असर्शन ये जो लिखा है सही लिखा है। टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, पूरे मोशन के दौरान टोटल एनर्जी यहां के अंदर कांस्टेंट बना रहता है, ये भी बात सही है। स्लोप जीरो इसीलिए है क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट बना रहता है, दोनों सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन आ गया यहां के लिए ये, ठीक है बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल असर्शन रीजन से फिर से आ गया, कह रहा है इन एक्सटर्नल पोजीशन ऑफ ये पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन बोथ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर जीरो, एक्सटर्नल नहीं माफ करिएगा एक्सट्रीम लिखा हुआ है। इन एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन में जब पार्टिकल होगा, एक्सट्रीम पोजीशन में जब पार्टिकल होगा यहां कहीं, तो उसकी वेलोसिटी तो जीरो होगी लेकिन एक्सीलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उसने कहा वेलोसिटी भी मैक्सिमम है और एक्सीलरेशन नहीं, दोनों को जीरो कहा है, तो दोनों कहां जीरो है, फिर से पढ़ लीजिए। इन एक्सट्रीम पोजीशन आप ये पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन बोथ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर जीरो, वेलोसिटी भी जीरो, एक्सीलरेशन भी जीरो। नहीं सर, एक्सीलरेशन नॉन जीरो होगा, मैक्सिमम होगा, तो जीरो कहां से हो गया, तो ये असर्शन गलत लिखा है, ये गलत हो गया। इन ए सिस्टम एक्सीलरेशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन, बात सही है, तो यहां ये बात सही हो गया। असर्शन गलत, रीजन सही, तो यहां पर मैंने दिया है ऑप्शन डी सही होना चाहिए इसके लिए, अगर ऐसा है तो यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस हम लोग ओएमआर में फिल करेंगे वो होगा बच्चों ऑप्शन डी, ठीक है। ये था बच्चों सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर, ये था सॉल्यूशन आपका टेस्ट नंबर 4 के लिए। होपफुली आप लोगों ने अच्छा किया होगा और अगर कोई कमी रही होगी उसमें तो उसको आप यहां से पूरा कर सकते हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं।